वो दिन दूर नहीं जब भारत को नई महामहिम मिल जाएंगी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा और एनडीए ने ओडिशा के द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बना है, तो वहीं पर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बना है। तय माना जा रहा है कि आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को ही देश को अगली राष्ट्रपति के रूप में देखा जाएगा। एनडीए ने जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया, सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज होने लग गई। राजनीतिक विशेषज्ञ ने गुणा गणित लगाना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि महामहिम के चुनाव से बीजेपी की नजर भविष्य के चुनावों पर है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो वहीं पर अगले 1.5 वर्षों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इन चारों राज्यों में आदिवासी समाज का प्रभाव निर्णायक भूमिका में होगा, तो वहीं पर लोकसभा की ऐसी 60 सीटें हैं जिन पर आदिवासी समुदाय के वोटों की संख्या हमेशा निर्णायक रही है। ये जश्न सम्मान का है, ये जश्न काबिलियत की पहचान का है, ये जश्न आदिवासी समाज से जुड़ी एक महिला के देश के सर्वोच्च पद की तरफ कदम बढ़ाने का है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद ओडिशा के रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू के घर पर उन्हें बधाई देने की होड़ कुछ इस तरह दिखी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में 20 नामों पर चर्चा के बाद मुर्मू के नाम पर सहमति बनी। 64 साल की मुर्मू ने 20 जून को ही अपना जन्मदिन मनाया है, यानी जन्मदिन के बाद भी जश्न जारी है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और अगर वो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराती है तो वे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। वहीं प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला बनेगी। वो 25 जून को अपना नामांकन दाखिल कर सकती है। टेलीविजन न्यूज देखिली आउ वर्तमान किसी कहवा को चाहे ना, परवर्ती समय में आपण को जहाँ भी बाइट देवी वर्तमान नुह है कहेंगे ना। आपण को धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि द्रौपदी मुर्मू शानदार राष्ट्रपति साबित होंगी। लाखों लोग जिन्होंने गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया है, द्रौपदी मुर्मू के जीवन से शक्ति हासिल कर सकते हैं। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू की तारीफ ऐसे ही नहीं की, बल्कि उनका सफर ही उनके योगदान को दिखाने के लिए काफी है। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को हुआ। उन्होंने एक शिक्षिका के तौर पर कैरियर की शुरुआत की और फिर 1997 में पार्षद बनी। वो रायरंगपुर सीट से 2 बार बीजेपी की विधायक और 1 बार मंत्री भी बनी। 2007 में ओडिशा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए उन्हें नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। 18 मई 2015 से 18 मई 2020 तक वो झारखंड की पहली महिला और आदिवासी गवर्नर रही। मुर्मू ओडिशा की पहली महिला नेता है जिन्हें गवर्नर बनाया गया और अब राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ। हालांकि खुद द्रौपदी मुर्मू ने खुद को धरती की बेटी बताते हुए बीजेडी से समर्थन मांगा है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी राज्य के लोगों के लिए इसे एक गर्व का लम्हा बताया है। यानी द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी मजबूत दिख रही है। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पवन सिंह जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़िए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पवन, जो नाम सामने आए हैं एनडीए के द्वारा, क्योंकि विपक्ष ने भी अपने राष्ट्रपति प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, अब जो एनडीए की तरफ से नाम सामने आया उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रही हैं
मुर्मू और इसके साथ ही अगर वो चुन ली जाती हैं, वो राष्ट्रपति बन जाती है, तो ऐसे पहली आदिवासी महिला होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति वो होने वाली है। काफी ज्यादा गर्व करने का मौका आदिवासी समाज को देख रहे हैं हम, काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं वो। नलिनी, खास तौर से अगर द्रौपदी मुर्मू के पूरे करियर को आप देखेंगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला है उसको देख करके ये लगता है कि विपक्ष चारों खाने चित है और मुर्मू के नाम आने से नवीन पटनायक हो, सोरेन फैमिली हो या वो पार्टी के लोग हों, एक तरीके से मजबूरन उनको मुर्मू के साथ आना होगा, क्योंकि सोरेन परिवार लगातार आदिवासियों की एक तरीके से पॉलिटिकल जो है राजनीति करता रहा है। और झारखंड और नवीन पटनायक अगर उड़ीसा साथ में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो जाएगी, एनडीए की राह आसान हो जाएगी। उसके अलावा सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। उसके अलावा 2024 में उड़ीसा में चुनाव है, 2024 लोकसभा का चुनाव है, 60 से 100 सीटों पर सीधे आदिवासी इम्पैक्ट है, यानी जिताने की हैसियत रखते हैं वो। लिहाजा पहले से ज़्यादा जीत भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी समुदाय कराने का प्रयास करेगा, यानी मजबूती आएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू का नाम ऐसे ही नहीं लिया। और जो वोट का प्रक्रिया होता है, चाहे वो किसी स्टेट की बात कर लें, तो वो एक जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी इसमें विधान परिषद और राज्यसभा के लोग वोट नहीं डालते हैं। जो प्रतिनिधि चुन करके जनता के द्वारा आते हैं वही वोट देने का काम करते हैं, उनका वेटेज निकाला जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगी तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को अगर डिवाइड करेंगी यहाँ के विधानसभा के सीटों से, उसके बाद 1000 से जब डिवाइड करेंगी तो वो परसेंटेज वेटेज निकल करके आएगा। और उस वेटेज को ध्यान में रखते हुए जब लोकसभा के सदस्य वोट करेंगे तो उसको उसमें ध्यान दिया जाएगा। अगर 0.5 से ज़्यादा होता है तो वो परसेंटेज जो वेटेज है वो 1% बढ़ जाता है। तो तमाम सारे प्रोसीजर्स होते हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर से द्रौपदी मुर्मू का नाम दे करके विपक्ष के सामने विकल्प की कमी कर दी है, चाहे वो यशवंत सिन्हा ही क्यों ना हो। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं या अलग अलग राज्य के जो वकालत करते रहे हैं SC ST फैक्टर को लेकर के कि किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, एक तरीके से उन लोगों को जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तमाम सारी बातें कहती हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, तो एक जवाब कांग्रेस को भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और किस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो राजनीति कर रही हैं। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू के नाम के अनाउंसमेंट के बाद, चाहे वो नवीन पटनायक हो या सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए या अन्य राज्यों के CM की बात कर लीजिए, सब एक बार फिर से उन सभी लोगों को विचार करना होगा। ममता बनर्जी से लेकर के मायावती, सोचने वाली बात है कि कई ऐसे नाम थे जो कि चर्चा का विषय बने हुए थे, आपको ही पता है, जिसमें वेंकैया नायडू का नाम था, आनंदीबेन पटेल का नाम था, कई ऐसे नाम चर्चा में चल रहे थे, लेकिन इसी नाम पर क्यों मोहर बीजेपी के द्वारा लगाई गई, इसके क्या सियासी माने हो सकते हैं? देखिए, सियासी मायने साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। पहला, आदिवासी महिला, जो आज तक हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा किसी पार्टी ने करने का काम नहीं किया। दूसरा, ऐसा चेहरा जो पार्षद से लेकर के मंत्री और राज्यपाल बनने, उसके अलावा एक अच्छे विधायक के तौर पे काम करने का रिवार्ड पाने, और ख़ास तौर से उनके खिलाफ किसी भी तरीके के किसी भी पार्टी का कोई आरोप नहीं, किसी तरीके का राजनीतिक विद्वेष का आरोप नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है, 2024 का चुनाव और आने वाले विधानसभा का जो आम चुनाव होना है अलग अलग स्टेट में, चाहे 2024 का उड़ीसा चुनाव ही क्यों ना हो, उन सभी पे सीधे तौर पे आदिवासी फैक्टर इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। और वो इम्पैक्ट सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई देगा। लोकसभा में जरूर भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी गणित को साधने में कामयाबी हासिल की, वो भी योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेचर की वजह से, लेकिन विधानसभा पे में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां इसका लाभ लेती रही हैं। लेकिन अब जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के लिए दावेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और निश्चित तौर पे जो वोट की गणित दिखाई दे रही है, जो वेटेज दिखाई दे रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। लिहाजा आने वाले समय
समय में, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो या लोकसभा का चुनाव में जो 60 से 100 सीटों पे सीधे आदिवासी इंपैक्ट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक माइलेज लेने का काम करेगी और राजनीति में मैसेज बहुत बड़ा होता है। यानी कि पवन, ये माना जाए कि अगर बात वोटों की हो रही है, बात मतों की हो रही है, तो क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ पर बहुमत है और यही वजह है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पहली आदिवासी राज्यपाल रहे मुर्मू, उसी प्रकार से देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति भी बन सकती हैं। बिल्कुल, इसमें मुझे नहीं लगता है कि जो अभी तक के जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं उसमें किसी तरीके का संदेह होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्टोरल प्रोसीजर है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको बोलना चाहिए। लिहाजा अभी तक द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जो तमाम सारे गणित दिखाई दे रहे हैं वो उनके फेवर में दिखाई दे रहे हैं और आदिवासी होने की वजह से और उड़ीसा की होने की वजह से नवीन पटनायक जैसे नेता का सीधे तौर पर समर्थन करना, एक तरीके से तारीफ करना, और आने वाले समय में जब तारीफ हुआ है तो निश्चित तौर पे साथ भी देना होगा। उसके अलावा आदिवासी क्षेत्र जो झारखंड माना जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी खेमे के वहां पे पार्टी जो है सत्ता की कुर्सी पे बैठी है। लिहाजा मुर्मू के नाम पे उनको भी उनके साथ आना होगा, क्योंकि आदिवासी राजनीति करते हैं और आदिवासी जनजाति की राजनीति करने वाला अगर किसी महिला को सपोर्ट नहीं करता, पवन, जो नाम विपक्ष के द्वारा सुझाया गया यशवंत सिन्हा की अगर हम बात कर लेते हैं, बीजेपी भी काफी लंबे वक्त तक रहे, सांसद रहे झारखंड से, इसके साथ ही काफी एक लंबा करियर भी उनका रहा है, लेकिन बीजेपी से काफी ज्यादा वक्त में उनका करियर आया, हालांकि उसके बाद बगावत उनकी हो गई। तो विपक्ष को ये लग रहा होगा कि जरूर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, लेकिन ये नाम जो सामने आया उससे लग रहा है कि अब ये बीजेपी के द्वारा मास्टर स्ट्रोक चला गया है। देखिए, जो विपक्ष है नलिनी, उसके सामने विकल्प की कमी है। विपक्ष राजनीति भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने का कर रहा है, जबकि विपक्ष को चाहिए था कि एक ऐसा विकल्प सामने लेकर के आए जो सामाजिक तौर पे और खास तौर से राजनीतिक तौर पे एक तरीके से उसका समावेश हो, एक गणित हो, एक फ्यूचर हो, एक मैसेज हो। लेकिन विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया और सीधे तौर पे यशवंत सिन्हा का नाम दिया। यशवंत सिन्हा चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी खेमे में है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे हैं, लिहाजा विपक्ष ने ऐसे प्रत्याशी को दिया जो उनके खिलाफत करने वाला हो। यहां तक कि अब यशवंत सिन्हा के बेटे ने भी एक वीडियो जारी करके बयान दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चलने वाले हैं, वो अपने पिता के साथ नहीं है इस चुनाव में। तो जब उनका पुत्र उनके साथ नहीं है और जो समीकरण है वो उनके साथ नहीं है, तो किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन उनका साथ देगा और किस तरीके से साथ देगा, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। केवल इसलिए नहीं कि एनडीए की सरकार तमाम जगहों पे है, एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए भारी है विपक्ष पे इस वक्त, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का नाम देकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने विपक्ष में सेंधमारी करने का काम कर लिया है, चाहे वो नवीन पटनायक के रूप में हो, झारखंड के पार्टी के और आने वाले चुनावों के लिहाज से भी अलग अलग राज्यों में चुनाव होने, इस लिहाज से भी जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी देने के लिए।